नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस में, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के अंडर आता है। और ये सिंपल पिक्चर आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का कल्चर है या फिर मेंटालिटी है जहां पर वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। चाहे वो शॉर्टकट या जो भी काम करने का तरीका हो वो अनसेफ हो, जिसकी वजह से वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस या रिस्क ज्यादा होती है या फिर इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से वो खुद को भी अनसेफ रखते हैं और उसके अलावा जो भी नियर सराउंडिंग होती है वहां पर भी अनसेफ कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट अलग अलग लोगों पे भी हो सकता है। तो ये जो बिहेवियर है, तो ये इंडस्ट्रीज में बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस क्या हो सकती है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज या फिर साइंटिफिक मेथड्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में अभी हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के अंडर बात करेंगे। तो जैसे बीबीएस यानी कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, ये मेन एक एप्लीकेशन है जो एक पर्टिकुलर साइंस बेसिस पे आपके ओवरऑल गेस्चर्स, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो भी आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी आपको एक पर्टिकुलर जॉब दिया जाता है, वहां पे आपका आचरण या फिर आपके जो अलग अलग विचार और उसके हिसाब से आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपका अलग अलग जो भी सुपरवाइजर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे या फिर इंजीनियर्स होंगे या फिर मिडल या टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे, उनके साथ आपका आचरण कैसा है, आप उनको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम ओवरऑल बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी कह सकते हैं। तो इसमें जो भी आपका यहाँ पे कल्चर होगा, तो उसमें अगर कहीं पे रिस्क होती है, कहीं पे अनसेफ फैक्ट्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो सब रिस्क रिड्यूस करना या फिर अनसेफ फैक्ट्स मिनिमाइज करना या फिर ओवरऑल सेफ्टी कल्चर डेवलप करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम है बीबीएस स्टडीज का, यानी कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का। तो इसको अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एजुकेशंस के, या फिर उनके अलग अलग जो काम करने के तरीके होते हैं, वहां पे हर एक का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो अलग अलग बिहेवियर है, उसको अच्छी तरह से मैनेज करने का जो तरीका है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट या फिर बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी कह सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बीबीएस में अलग अलग जो हजार्ड्स होते हैं उनका स्टडी होना चाहिए, जो अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है हजार्ड्स अवॉइड करने के लिए या हजार्ड्स मिनिमाइज करने के लिए, या फिर जो भी अलग अलग मैनेजमेंट कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स या इंडिविजुअल कंट्रोल्स होते हैं, या फिर अलग अलग अच्छी प्रैक्टिसेस होती है, उनको अपनाने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने जाते हैं, उसको हम बीबीएस कह सकते हैं। बीबीएस की अलग अलग डेफिनेशंस भी है या फिर अलग अलग अप्रोचेस भी है। जैसे कि बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो बीबीएस में आपका जो मेन अप्रोच है, बिहेवियर साइकोलॉजी एक मेन फोकस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टडी देखेंगे तो 90% जो एक्सीडेंट्स है वो अनसेफ बिहेवियर की वजह से होते हैं। तो इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, अगर आपको एक्सीडेंट्स रिड्यूस करने हैं, एक्सीडेंट्स अवॉइड करने हैं, रिस्क मिनिमाइज करनी है, हजार्ड्स मिनिमाइज करने हैं, तो आपका जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर साइकोलॉजी को आपको मोटिवेट करना होगा, एनकरेज करना होगा। ये एक मेन बीबीएस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसके अलावा जो भी एक्सीडेंट्स के अलग अलग अनसेफ कंडीशंस या अनसेफ एक्ट्स के जो भी रीजंस हो सकते हैं, उसका भी आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके अपनाने सकते हैं, और वहां पे जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन मिला है उसका अलग अलग सॉल्यूशन आप यहाँ पे सोच सकते हैं, और फिर उसके बाद में अच्छे से प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक या टिपिकल प्रोग्राम बनाना चाहिए, जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होनी चाहिए, जहां पर आपको अलग अलग अनसेफ बिहेवियर, अनसेफ एक्ट्स आइडेंटिफिकेशन करने के बाद
उसको मिनिमाइज करने के लिए अगर आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोसेस यहाँ पे रन करने की जरूरत है या फिर कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है, तो वो आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में स्टडी किया था, तो ये एक जैसे टेक्निक थ्रू भी आप यहाँ पे ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी स्टडी कर सकते हैं और एक सेफ्टी कल्चर यहाँ पे आप अपना सकते हैं। तो ये बेसिक था बीबीएस के बारे में। तो बीबीएस में हमने चेक किया कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, तो वहां पर अनसेफ एक्ट्स की वजह से 90% एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आपने ये अनसेफ एक्ट्स रिड्यूस किया तो ऑटोमेटिकली जो एक्सीडेंट्स का परसेंटेज है या फिर रेट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल रिसर्च जो भी बताता है या फिर साइंटिफिकली या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा भी ये प्रूव करता है कि जो भी इंजुरीज होती है वो इंजुरीज में मैक्सिमम ह्यूमन एरर एज अ मेजर एलिमेंट है। तो अगर ह्यूमन एरर के हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो ह्यूमन एरर्स में अनसेफ एक्ट्स या फिर वो अगर वेल ट्रेन नहीं होता है या फिर ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस है वो फॉलो नहीं करता है या फिर उसको कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल दिया गया है उसको उसने बाईपास किया है या फिर उसको अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए है फिर भी वो अगर यूज नहीं करता है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वहां पे ह्यूमन एरर क्रिएट हो सकती है और अनसेफ एक्ट्स की वजह से वहां पे इंजुरी या एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अलग अलग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स अभी हम बीबीएस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अनसेफ एक्ट रिड्यूस करना, एक्सीडेंट्स रिड्यूस करना, आपका बिहेवियर आपको अच्छा करना है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रिवेंशन प्रोग्राम बन सकते हैं, अलग अलग मेंटेनेंस प्रोग्राम में भी आप ये रन कर सकते हैं या फिर जो अलग अलग इंजुरीज है अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसमें ह्यूमन या फिर मशीन्स और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन कहीं ना कहीं आता है। जैसे कोई अगर मशीन ऑपरेटर होगा तो ह्यूमन मशीन यहाँ पे इंटरेक्शन आ गए। अगर आप एनवायरमेंट में या फिर ओपन एरियाज में कहीं पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन आता है। या फिर आप जनरलाइज भी अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एयर के रिक्वायरमेंट, ड्रिंकिंग वाटर के रिक्वायरमेंट या फिर जो भी आपकी लाइट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये ह्यूमन मशीन और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन कंटिन्यू बेसिस पे इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सेफ्टी प्रोफेशनल्स या जो एक्सपर्ट्स पर्सन होते हैं वो यहाँ पे आपको सजेशन दे सकते हैं कि आपको यहाँ पे अगर सेफ्टी रिलेटेड कल्चर डेवलप करना है, अगर आपको ये अनसेफ एक्ट्स रिड्यूस करने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके इंडस्ट्रीज में जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनका बिहेवियर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, रेगुलरली ऑब्जर्व करना या सुपरवाइज करना, ये सबसे बेसिक टास्क होगी। और जो भी बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करना कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों है, उसके रीजंस क्या है और फिर उसका सोल्यूशन क्या है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये ओवरऑल बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का स्टडी होगा और आपके जो भी सॉल्यूशंस मिलेंगे अगर वो वर्कआउट होते हैं तो आपके अनसेफ एक्ट्स या फिर एक्सीडेंट्स का रेट मिनिमाइज हो सकता है। तो इसमें जो भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ये पॉसिबिलिटीज आपको फाइंड आउट करना है और उसमें से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे फ्रैंकलिन यूएसए का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 डेडिकेशंस दिए हैं बीबीएस के लिए। तो एक है सेफ्टी सिस्टम्स, सेकंड है साइकोलॉजिकल यानी कि पीपल की साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या है और जो मैनेजमेंट का कल्चर यहाँ पर क्या है। तो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट के अलग अलग जो भी पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है और ऑब्जेक्टिव्स जो भी उन्होंने बताया है या फिर सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज जैसे होती है वो पॉलिसी में जो भी कमिटमेंट्स दिए हैं उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं या नहीं, उस हिसाब से अगर वो काम कर रहे हैं मैनेजमेंट अगर जो भी उन्होंने बताया उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेफ्टी सिस्टम्स क्या इंस्टॉल हो चुके हैं, जैसे कि हमने अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑटोमेशन यहाँ पे टेक्नोलॉजी
आप अडॉप्ट कर सकते हैं, रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सेंसर्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके या अडॉप्ट करके आपको जो भी एक्सीडेंट्स का रेट है वो मिनिमाइज करना है। यानी कि ओवरऑल सेफ्टी यहाँ पर एनवायरमेंट रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये इंस्टॉलेशंस देने के बाद, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बाद या फिर अलग अलग ट्रेनिंग्स देने के बाद भी अगर आप वो तरीके अपनाते नहीं है, फिर भी आपका अगर अनसेफ एक्ट है या फिर आपका जो सेफ्टी कल्चर होना चाहिए वो आप कल्चर से हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो आपकी यहाँ पर साइकोलॉजी भी चेक करनी होगी। क्योंकि अगर जो भी सिस्टम्स आपको दिए गए हैं या फिर जो भी टूल्स आपको दिए गए हैं, अगर वो फॉलो नहीं होते हैं, फिर भी आपका अगर कंटिन्यू अनसेफ एक्ट होता है, तो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स या फिर अलग अलग रीजंस वहां पे पीपल के क्या हो सकते हैं, या फिर अगर वो पर्सन कोई फ्रस्ट्रेट है या फिर कोई पर्सन डिस्टर्ब है या फिर कोई पर्सन के अलग अलग कंपैरिजन की वजह से वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कंडीशंस में है या फिर कहीं पे कंफ्लिक्ट हुआ है या फिर और कोई रीजंस यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस या उसके अलग अलग रीजंस, सेफ्टी के अलग अलग सिस्टम्स, सेफ्टी के कल्चर या फिर मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उस हिसाब से अगर आप वर्कआउट करेंगे तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इजीली फुलफिल हो सकता है। तो इसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो 3 फेजेस में आप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको चेक करना है, उसमें अलग अलग जो भी बिहेवियर एस्पेक्ट्स है उसको ऑब्जर्व करना है और फिर इसका रिकॉर्डिंग करना है सुपरविजन करने के बाद कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर पर्सन का ये ऑब्जर्वेशन हुआ था, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। क्योंकि आपको सिर्फ एक दिन का बिहेवियर चेक करके आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा, तो उसमें अलग अलग दिन में या फिर अगर रेगुलर मिसबिहेवियर है या फिर रेगुलर अनसेफ एक्ट्स प्रोविजन है या फिर वहां पे कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस या अनसेफ कंडीशन ही ऐसे जिसकी वजह से उनका बिहेवियर चेंज होता है, तो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आपको करने हैं और वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करना है। जहां पर अगर आपको लगता है कि कुछ मेजरमेंट्स की भी जरूरत है, जैसे कि हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात की थी, तो आपको अगर लाइट की सफिशिएंट रिक्वायरमेंट वहां पे फुलफिल नहीं की गई तो आप लक्स मीटर यूज कर सकते हैं। आपको वेंटिलेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं किया तो आप वहां पे जो वेंटिलेशन या एयर का मूवमेंट है वो वहां पे मेजर कर सकते हैं। या फिर अगर वहां पे हाई टेम्परेचर एरिया है या फिर लो टेम्परेचर एरिया है जिसकी वजह से शायद उसका जो भी बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, या फिर अगर वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे कंटिन्यूअस काम कर रहा है तो उसकी वजह से भी वहां पर उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो अलग अलग मेजरमेंट के पैरामीटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल पैरामीटर हो, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हो या फिर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, वो आप मेजर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप फीडबैक दे सकते हैं कि इसका एक्चुअली जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है या फिर उसका वेट कम है, हाइट कम है या फिर उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी नेचुरली कम है लेकिन उसको जो काम दिया गया है वो कैपेबिलिटी से ऊपर है, या फिर उसका जो कंटिन्यूअस काम होता है वो नॉर्मली 7-8 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो अगर कंटिन्यू काम करता है उसकी वजह से भी वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, या फिर कुछ अलग अलग पैरामीटर्स की वजह से वहां पे उनको जो भी आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं वो सभी पैरामीटर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका रीजन, उसका आइडेंटिफिकेशन करना यहाँ पे जरूरी है। उसके बेसिस पे ही आप फीडबैक दे सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे सेफ्टी कल्चर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है तो ये अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं और उसमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑब्जर्वेशंस में जैसे अभी हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको एक्सीडेंट रिड्यूस करना। एक्सीडेंट रिड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी हजार्ड्स है, जो भी रिस्क अवेलेबल है, तो उसको मिनिमाइज करना है। तो आपको सबसे पहले हजार्ड आइडेंटिफाई करने होगी, रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे और उसमें जो भी अलग अलग फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने। तो इसमें आपको अलग अलग रेफरेंसेस मिल सकते हैं, ओशास के कुछ रेफरेंसेस है या फिर जो भी एम्प्लॉयज की कंप्लेंट्स आती है अलग अलग वो कंप्लेंट्स आपको फाइंड आउट करनी होगी, स्टडी करनी होगी, या फिर जो कंपेंसेशंस के अलग अलग क्लेम्स हो सकते हैं, कंपैरिजंस हो तक सकते हैं, जैसे कि कुछ इंजुरीज या एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ कंपेंसेशन आपको मिलना चाहिए था लेकिन अब वो नहीं मिला है, या फिर जो भी आपका ईयर्स ऑफ सर्विस है उसके बेसिस पे आपको जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए था अगर वो नहीं मिला है, या फिर अलग अलग एम्प्लॉयज में डिफरेंशिएशन है कुछ,
तो वो भी सर्वेज आपको यहाँ पे करने होंगे। तो अलग अलग रेफरेंसेस आप ले सकते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, या फिर अलग अलग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जो भी सुपरवाइजर्स ने डॉक्यूमेंटेशन किया है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में, ये पर्टिकुलर डेज में या ये पर्टिकुलर शिफ्ट में ये अलग अलग बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस है, तो ये ऑब्जर्वेशंस भी आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो उसमें आप ये भी तरीका कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी बड़ी है, लार्ज स्केल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो उसके लिए स्पेसिफिक टीम भी बना सकते हैं और वो टीम को आप अलग अलग गाइडेंस भी दे सकते हैं कि सुपरविजन कैसे करना चाहिए, या फिर उसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट या सेफ्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर होने के बाद यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग की जगह फैक्ट फाइंडिंग यहाँ पे आपको करना है, सुपरवाइज करना है। इस हिसाब से भी आप यहाँ पे टीम बना सकते हैं। तो ये टीम को पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको अनसेफ प्रैक्टिसेस या अनसेफ एक्ट्स जो है या फिर जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए और उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करनी होगी। तो उसमें फिर कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए, कुछ कोचिंग्स या ट्रेनिंग्स की जरूरत अगर होती है तो वो ये सभी मेंबर्स या सभी टीम मेंबर्स को ये कोचिंग पहले देनी चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जर्वेशंस आपको क्लियर होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका फीडबैक देना चाहिए और उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप जिसको हम करेक्टिव स्टेप्स बोलते हैं, तो वो करेक्टिव स्टेप्स क्या लिया है उसके बारे में भी फॉलोअप लेना जरूरी है। तो अलग अलग यहाँ पे अनसेफ फैक्ट्स हो सकते हैं या फिर कहीं पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मोटिवेशन देना जरूरी है तो यहाँ पर आप मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव या मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स या फिर मोटिवेशनल कुछ एक्टिविटीज अगर आप करना चाहते हैं या सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर सिर्फ मोटिवेशन के थ्रू ही इनका अगर बिहेवियर अच्छा बन सकता है या फिर चेंज हो सकता है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी प्लान कर सकते हैं आप अलग अलग, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग्स होते हैं या फिर आपको ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग की जरूरत लगती है तो वहां पे ऑन द स्पॉट भी ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, या फिर कुछ 1 डे ट्रेनिंग या 1 वीक ट्रेनिंग या 1 मंथ ट्रेनिंग्स भी रिक्वायर्ड अगर होती है तो वहां पर ये भी जरूरी होता है। तो ये अलग अलग जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस थ्रू या टीम मेंबर्स थ्रू या फिर अलग अलग गाइडलाइंस, ट्रेनिंग, सपोर्ट्स या फिर अलग अलग जो फीडबैक्स होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी आप ये अलग अलग प्रोसेसेस मेंटेन कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। फिर ये जो आपने अगर ऑब्जर्वेशंस किया है या फिर आपने टीम मेंबर्स बनाए हैं और आपको ये अभी एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी डेटा होगा वो कलेक्ट करना होगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग सालों में अलग अलग डेटा हो सकता है, अलग अलग कंप्लेंट्स हो सकती है, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस या सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो कुछ सुपरवाइजर चेंज होने के बाद शायद बहुत सारे एम्प्लॉयज का अगर बिहेवियर चेंज होता है तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर्स का भी बिहेवियर चेक करना जरूरी होगा। उसके अलावा अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है और उसके बाद में अगर बिहेवियर चेंज होता है तो ये भी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व और आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर कोई न्यू मशीनरीज आती है या फिर न्यू प्रोसेस आती है उसके बाद में भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, या फिर जो भी आपको इंजीनियरिंग बेस या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बेसिस पे अगर जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए था अगर वो नहीं मिलता है तो उसके बेसिस पे भी आपको ये अलग अलग जो भी अप्रोचेस है या फिर अनसेफ बिहेवियर्स है ये एक्ट्स या बिहेवियर आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन भी करना है कि ये एक्चुअली चेंज कब हुआ है, क्यों हुआ है, कितने फ्रीक्वेंसी में हुआ है और इसके अलग अलग रीजंस क्या हो सकते हैं। तो आपको फिर उसके बेसिस पे जो भी उसका सोल्यूशन है वो आपको सोल्यूशंस निकालना होगा। तो इसमें आपको ओवरऑल सेफ मॉडल या फिर सेफ बिहेवियर एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसके बेसिस पे आपको ओवरऑल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी। तो इसके लिए आप मैनेजमेंट की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का भी मेन रोल है कि जैसे ही आपने सुपरवाइजर्स ने या फिर आपके जो डिजाइन टीम होती है या फिर जो भी बीबीएस ओरिएंटेड जो टीम होती है या फिर सेफ्टी की टीम होती है उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो भी सुपरविजन्स किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया है तो उसका फीडबैक आपको मैनेजमेंट को देना जरूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को ये ओवरऑल पता लगना चाहिए
कि ये अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग डिपार्टमेंट या ओवरऑल कंपनी के ये ऑब्जर्वेशंस है। और इसके लिए अगर आपको कहीं पे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हेल्प चाहिए तो मैनेजमेंट आपको हेल्प कर सकता है। तो जैसे कि अगर कहीं पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे जो भी रिपीटेशंस होते हैं वो अगर मिनिमाइज करने हैं, या फिर जो वर्किंग आवर्स मिनिमाइज करने हैं, या फिर कहीं पे मॉनेटरी इश्यूज है जैसे कि इंक्रीमेंट्स अगर नहीं दिए गए, या फिर प्रमोशंस नहीं दिए गए, या फिर जो पेमेंट्स होते हैं वो ऑन द टाइम नहीं है, तो ऐसे कुछ अगर इश्यूज है तो वो मैनेजमेंट सॉल्व कर सकता है। तो ये आपको मैनेजमेंट को जो भी इश्यूज है, ये इश्यूज आपको वहां पे फीडबैक में देने चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको रिक्वायरमेंट क्या है। तो नॉर्मली जैसे कि बहुत सारी कंपनीज करते हैं कि ये कंपनी का ओवरऑल सेफ्टी कल्चर अच्छा है या फिर बिहेवियर अच्छा है, तो उसी कंपनी का हम कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं, क्योंकि उस कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल मैनेजमेंट का कल्चर, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस, या फिर वहां पर आने वाले सभी एम्प्लॉयज का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, या फिर उसका जो लेवल है और ओवरऑल प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो शायद आपके कंपनीज को मैच ना करें। तो ये कंपनीज टू कंपनीज यहाँ पे आपको खुद का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, अलग अलग आंसर एक्ट्स क्या होते हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे ही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग की जरूरत है, तो बहुत सारे कंपनीज ये भी वर्कआउट करने का ट्राई करते हैं कि एट ए टाइम सभी ट्रेनिंग्स आप सभी एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं, लेकिन ये फिजिबल नहीं। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको 10% 20% जो भी वर्कर्स होंगे उनको स्टार्ट करना चाहिए ट्रेनिंग देना, और जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा, जैसे कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है कि जो फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप को आपको अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए। या फिर ऐसा कोई ग्रुप है जिनको यहाँ पे इंजीनियरिंग फैसिलिटीज या अलग अलग इंजीनियरिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं, या फिर पीपीज दिए गए हैं, फिर भी वो अलग अलग जो भी फैसिलिटीज है वो यूज नहीं करते हैं, या फिर उनको अलग अलग सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कही गई है ये फॉलो करने के लिए, फिर भी वो नहीं करते हैं, तो ये ऐसे एम्प्लॉयज का भी अलग ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो सकती है, और 10% 20% 30% ये बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप आपको ओवरऑल जो भी वर्कर्स, जितने वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है वो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर 10% को भी दिया गया तो वो 10% जब एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में जाते हैं तो वहां पर शायद वो बाकी के 5% 10% वर्कर्स को भी वो ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं, वहां पे जो भी पॉजिटिव बातें हैं उससे बता सकते हैं, और शायद आपका जो काम है वो और आसान हो सकता है। तो इसके लिए इनिशिएट करना जरूरी है कि आपको क्विक एक्शन लेना जरूरी है, और जो भी ट्रेनिंग्स या फिर जो भी आपको गाइडलाइंस देने हैं वो स्टार्ट करना वहां पे जरूरी होता है। तो यहाँ पे अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम होता है कि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग एक्सपर्टाइज हो सकता है। तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि शायद उनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि शायद उनको ह्यूमन वैल्यूज या फिर साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स या फिर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में वो अपने कंपनी के या फिर कलीग्स को अच्छी तरह से बात कर सकते हैं और उनको वो समझा सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्सपर्ट्स को, अलग अलग ट्रेनर्स को यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, और फिर उसके बेसिस पे आपको ऑब्जर्व करना है कि ये ट्रेनिंग के बाद में एक्चुअल में चेंजेस क्या हो चुके हैं। अगर चेंजेस पॉजिटिव है तो शायद ट्रेनिंग रिपीट भी हो सकती है, रिफ्रेशर कोर्स भी हो सकता है, या फिर दूसरे ग्रुप्स को भी सेम ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है तो आपको शायद ट्रेनिंग के कुछ मीडिया आपको चेंज करना है, या फिर ट्रेनिंग के कंटेंट चेंज करने हैं, या फिर ट्रेनिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है या फिर ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है, ये आपको चेंज करने की जरूरत हो सकती है। तो ये डिपेंड है कि कंडीशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, और उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या देनी चाहिए। तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है कि यहाँ पे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, किस बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग जो पर्सन होते हैं उनका भी फीडबैक लेना जरूरी होता है। जो भी फीडबैक आपको लगता है वो भी मैनेजमेंट को देना जरूरी होता है।
और उसमें से फिर जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो पॉजिटिव बातें आपको कंटिन्यू वहां पे करनी होगी। तो सेफ बिहेवियर के लिए, इंजुरीज मिनिमाइज करने के लिए या फिर एक्सीडेंट्स रिड्यूस करने के लिए जो भी ट्रेनिंग की जितनी भी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी ड्यूरेशन या रिफ्रेशर की जरूरत होती है वो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना नेसेसरी है। तो अगर आप यहाँ पे बीबीएस स्टडीज या बीबीएस अप्रोचेस या बीबीएस प्लानिंग अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट का रेट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी अगर हम बात करते हैं तो बिहेवियर बेस में अलग अलग जो तरीके हैं उसमें दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कंपनीज में काम करते हैं तो आपको मालूम है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल बिहेवियर चेंज होता है। और ये अगर बिहेवियर अनसेफ एक्ट में अगर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा होती है और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग क्या है? तो हर एक इंडिविजुअल की यानी कि हर एक पर्सन या हर एक एम्प्लॉय या वर्कर की हर एक बात अलग अलग हो सकती है। जैसे कि किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी की स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है, किसी की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, किसी का इंटेलिजेंस अच्छा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, जो भी वर्किंग कैपेबिलिटी होती है या फिर कैपेबिलिटी होती है किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है, किसी का मेमोरी अच्छा होगा नेचुरली या फिर किसी का मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगा, या फिर जहां पर भी आपको बताया जाता है, कुछ बात कही गई जाती है, सिग्नलिंग दिया जाता है, तो शायद आपकी रिएक्टिंग स्पीड किसी की स्लो हो सकती है, किसी की फास्ट हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑन द स्पॉट किसी को सिग्नलिंग का एग्जैक्ट रिएक्शन पता होता है और वो तुरंत रिएक्ट भी कर देता है, लेकिन बाकी लोगों को बहुत स्लो पता चलता है कि इनको क्या कहना है और आपको क्या रिएक्ट करना है। तो ये डिपेंड है हर एक इंडिविजुअल पे। तो कोई लोग ऑनेस्ट होते हैं, कहीं कोई लोग टाइम पास भी कर लेते हैं, तो कहीं पे मेंटल ट्रेट्स अलग हो सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर सेंसर कैपेसिटीज अलग हो सकती है, किसी का मस्कुलर स्ट्रेंथ अलग हो सकता है और उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेशन भी अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी का इंडिविजुअल वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो उसमें एप्टीट्यूड होगा, एटीट्यूड होगा, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इंटरेस्ट होगा या मोटिवेशन। तो कहीं पे बहुत सारे लोग बाय इंटरेस्ट यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, कहीं को फोर्स किया जाता है, कहीं पे एज फैक्टर्स की वजह से भी प्रॉब्लम होता है कि जो जिनका कम एज है तो वो शायद फिजिकल जो भी वर्क होता है वो इजीली कर पाते हैं, और जिनका एज ज्यादा होता है तो वो फिजिकल वर्क इजीली नहीं कर पाते हैं। या फिर जो कंडीशंस होती है वर्किंग एनवायरनमेंट की, जैसे कि हाई टेम्परेचर है या फिर बहुत लो टेम्परेचर है, और ऐसी जगह अगर आपको काम करने को बोला है तो आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी क्या है उसके बेसिस पे भी ये डिपेंड होता है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आपको कोई भी काम दिया जाता है तो उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल सकता है और उसके बेसिस पे वो काम फास्ट भी हो सकता है और उसका आउटपुट भी अच्छा मिल सकता है। अगर एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम है तो आपका कैपेबिलिटी भी अच्छा होगा, आपका इंटेलिजेंस भी होगा, मेमोरी भी अच्छी होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल वेरिएबल्स हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ सिचुएशनल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई वर्क प्लेस वेरिएबल जो फिजिकल एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा, या फिर अगर यहाँ पे जो वर्क स्पेस है वो शायद आपको अच्छा नहीं देगा होगा, या फिर जो भी अलग अलग अरेंजमेंट या फैसिलिटीज देनी चाहिए वो अगर अच्छी नहीं दी होगी, या फिर जो भी कंडीशंस है वर्किंग कंडीशंस या अलग अलग इक्विपमेंट्स ओरिएंटेड या ऑपरेशंस ओरिएंटेड या अलग अलग मेथड्स ओरिएंटेड, तो वो अगर मेथड ही अच्छी नहीं होगी या अप्रोप्रिएट नहीं होगी, जिसकी वजह से शायद आपको कुछ एर्गोनॉमिक डिसीजेस के प्रॉब्लम्स भी आते होंगे, या फिर आप फ्रस्ट्रेट होते होंगे, या फिर कोई बॉडी एक्ट के आपके प्रॉब्लम आते होंगे। तो ये वर्क प्लेस वेरिएबल्स भी यहाँ पे मायने करते हैं। या फिर उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल या सोशल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, एम क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उनको निगेटिव ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा या फिर बिहेवियर उनका अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है। अगर यहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं या फिर सोशल एनवायरनमेंट भी वहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर जो इंसेंटिव्स है
या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसीज है, इंक्रीमेंट प्रमोशनल की पॉलिसीज है, ये भी यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। तो ये कुछ सिचुएशंस है जिसके बेसिस पे वर्क प्लेसेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वेरिएबल्स की वजह से भी यहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं और जिसकी वजह से बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि परसेप्शंस क्या है। तो डेंजर और रिस्क के परसेप्शंस क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में अलग अलग क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले आपको रिस्क की अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बीबीएस का कि ओवरऑल सेफ्टी कल्चर वहां पे डेवलप होना चाहिए, एक्सीडेंट्स मिनिमाइज होना चाहिए और रिस्क रिड्यूस होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली रिस्क क्या होता है, तो इसके अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग कंसेप्ट है और अलग अलग जो इंडस्ट्रीज का टाइप है उसके बेसिस पे भी रिस्क भी अलग अलग हो सकती है। उसके बेसिस पे अगर रिस्क डिफाइन की तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि रिस्की बिहेवियर क्या है। तो जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था कि एक लैडर्स के ऊपर से जा रहा है नेक्स्ट फ्लोर पे और जो दूसरा है वो शॉर्टकट्स की तरफ से जा रहा है। तो ये यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली रिस्क क्या है और उसका जो बिहेवियर है वो रिस्की बिहेवियर है। उसी हिसाब से अगर आप विदाउट पीपीज कहीं पे काम कर रहे हैं जहां पे हम कन्फाइंड स्पेसेस बोलते हैं, तो वो भी एक रिस्की बिहेवियर का एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग रिसर्च है, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग थ्योरीज है जहां पे रिस्क के बारे में या रिस्क के बिहेवियर के बारे में अलग अलग बातें कही गई है। लेकिन आप कंपनीज में खुद यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आपकी कंपनीज में अलग अलग टाइप की रिस्क क्या है या फिर लेवल क्या है और उसके बेसिस पे आप रिस्की बिहेवियर वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं अलग अलग पर्सन्स के। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो रोड क्रॉस करने के लिए शायद एक पर्सन जजमेंट लेगा और उसका शायद जजमेंट परफेक्ट भी हो सकता है और उसके बेसिस पे वो रोड क्रॉस करेगा। और शायद सेकंड पर्सन वहां पे ही रुकेगा कि उसको शायद जजमेंट नहीं है या फिर जो भी व्हीकल्स आते हैं उसका स्पीड का जजमेंट नहीं आ रहा है या फिर वो खुद कंफ्यूज है या फिर पहले जो पर्सन ने रिस्क लिया है वो उसके जजमेंट के बेसिस पे, उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे, उसके इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी लिया होगा और शायद वो कैपेबिलिटीज यहाँ पे नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है या फिर क्विक रिएक्शंस यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो वो अलग अलग इंडिविजुअल के बेसिस पे यहाँ पर अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाई करना है, हजार्ड आइडेंटिफाई करना है, इंडिविजुअल लेवल की कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज क्या है वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे ही आपको एक्शंस डिसाइड करने होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ जजमेंट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं या फिर रिस्पॉन्स टाइम भी अलग अलग हो सकता है। ये अलग अलग यहाँ पे इंडिकेशंस है जहां पे आपको लगता है कि डेंजर यहाँ पे है या नहीं है, कम है या ज्यादा है या फिर रिस्क लेवल भी यहाँ पे लो, मॉडरेट या हाई लेवल पे। तो ये इंडिविजुअल के डिफरेंसेस बेसिस पे भी अलग अलग यहाँ पे जजमेंट हो सकते हैं। तो ये सभी बातें आपको आइडेंटिफाई करनी है, अलग अलग पर्सन्स की कैपेबिलिटीज के एग्जांपल्स लेने हैं और अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग तरीके से समझाना भी है। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ पे प्लान करनी होगी, ऑर्गेनाइज करनी होगी कि अगर जो कम कैपेसिटीज के या कम इंटेलिजेंट या कम मेमोरी ओरिएंटेड, कम कैपेबिलिटीज वाले जो पर्सन्स हैं उनके लिए शायद आपको अलग सॉल्यूशंस देने होंगे और जो इंटेलिजेंट पीपल है, क्विक रिस्पॉन्स देने वाले हैं और जिनकी कैपेबिलिटीज भी अच्छी है, शायद उनके लिए आपको ट्रेनिंग अलग से मॉडिफाई करनी होगी। तो ये डिपेंड्स है इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज पे। तो यहाँ पर ये सिंपल से एग्जांपल आपको पता चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल हजार्ड दिया है कि बनाना, यानी कि बनाना स्किन, केले का यहाँ पे छिलका यहाँ पे पड़ा है रोड पे और वहां पे 100 लोग वहां से पास हो चुके हैं। तो 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो ये छिलके की वजह से यहाँ पे गिर चुके हैं। तो एक पर्सन को हेड इंजरी हो चुके हैं और दूसरे पर्सन को लेग इंजरी हो चुकी है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अगर 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 2 लोगों को ही यहाँ पे इंजरी हो चुकी है। इसका मीनिंग है यहाँ पे रिस्क जो है 2/100 पर आवर। जैसे कि यहाँ पे 1 घंटे में 100 लोग यहाँ से पास हो चुके हैं और सिर्फ 2 लोगों को ही प्रॉब्लम हो चुका है,
तो ये दो लोगों की एग्जैक्टली इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी कैपेसिटीज क्या है, क्विक रिस्पॉन्स की उनकी कैपेसिटीज क्या है, या फिर जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी, अनसेफ कंडीशन होगी, वो क्या थी और आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते, क्योंकि 98 लोगों ने वो अवॉइड किया है और 2 लोगों ने यहाँ पे नहीं किया है, तो वो 2/100 ये आपका रिस्क हो गया। तो इसके बेसिस पे फिर आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर ब्रोकन लैडर है तो 100 पर्सन यहाँ पे ब्रोकन लैडर यूज करते हैं, लेकिन उसमें से 4 लोगों का प्रॉब्लम हो चुका है। तो 4 लोगों में से एक को हेड इंजुरी हो चुकी है, हैंड इंजुरी है, लेग इंजुरी है, या फिर वेस्ट इंजुरी है। ये 10⁻² है, 4 × 10⁻², यानी कि 4/100। तो यहाँ पर 4 लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है अगर यहाँ से 100 लोगों ने ये ब्रोकन लैडर अगर यूज की। उसके अलावा यहाँ पे रनिंग पुली बेल्ट विदाउट गार्डिंग है, तो विदाउट गार्ड भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस होती है, चाहे वो अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 वर्कर हैं जिनको यहाँ पे फिंगर्स को कुछ ना कुछ इंजुरी हो चुकी है, वो ट्रैक हो चुका है। तो 30 वर्कर में से अगर 2 वर्कर को ये प्रॉब्लम होता है पर मंथ, तो यहाँ पर आपकी रिस्क लेवल हायर साइड में, क्योंकि अगर फिंगर क्रश भी हो सकती है और यहाँ पे एम्पुटेशन भी हो सकता है, तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये पहले 2 के एग्जाम्पल के हिसाब से ये थर्ड एग्जाम्पल जो है वो हाई रिस्क लेवल पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्कर्स आउट ऑफ 30 है और उसके बेसिस पे आपका जो रिस्क कैलकुलेट हुआ है वो हायर साइड पे। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म है विदाउट रेलिंग एट हाइट, रेलिंग उसको ठीक तरह से नहीं दिया है या फिर कम हाइट का दिया है, और ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर लोग जाते हैं तो 1000 पर्सन यहाँ से क्रॉस होते हैं पर ईयर में, और उसमें से 1 पर्सन को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो 1 पर्सन अगर ये कम हाइट के रेलिंग से या विदाउट रेलिंग वाले प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है तो वहां पे उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर 1000 लोगों में से सिर्फ 1 ही पर्सन ऐसा है, लेकिन ये डेथ केस है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले 3 केसेस में इंजुरीज देखी है हमने, लेकिन ये फैटलिटी केस है, तो ये सबसे सीवियर केस है, यहाँ पे हाई रिस्क है। यानी कि आपको प्लेटफॉर्म पे रेलिंग लगानी ही होगी और जो मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट है उसी हिसाब से लगाना जरूरी होगा, अदरवाइज यहाँ पे फैटलिटी के चांसेस भी बन जाते हैं 1 आउट ऑफ 1000 पर ईयर। या फिर अगर आप ओपन या लूज इलेक्ट्रिक वायरिंग आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 लोगों में से 1 पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है, ये आपकी यहाँ पे रिस्क है पर मंथ। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस है, यानी कि यहाँ पर भी हाई रिस्क है। तो आपको रिस्क एग्जैक्टली क्या है, रिस्क का फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका लेवल क्या है, यानी कि ये फैटल केस है, नॉन फैटल केस है। अगर नॉन फैटल पे भी है तो उसमें भी ये परमानेंट इंजुरीज वाली केसेस है, परमानेंट डिसेबिलिटी वाली केस है, या फिर टेम्पररी डिसेबलमेंट केस है, या टेम्पररी इंजुरीज की केसेस है, या फिर यहाँ पे और कोई तरीका। तो जो भी रिस्क है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी लेवल आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, और उसके बेसिस पे आपको परसेप्शन ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करना सिंपल होगा, और फिर आपको यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशंस और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन आपको चॉइस करना होगा। उसी हिसाब से परसेप्शन ऑफ डेंजर है और एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क है, क्योंकि अभी कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली रिस्क क्या होती है, जैसे हमने बताया कि अलग अलग थेरीज, अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग कंसेप्ट्स, अलग अलग एक्सपर्टाइज ने दिया है। तो यहाँ पर नेशनल सेफ्टी काउंसिल 2003 के हिसाब से रिस्क की डेफिनेशन ये है कि अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड सिवियरिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप कुछ एक्ट करने वाले हैं तो जिसकी वजह से जो भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसकी सिवियरिटी कितनी है। सिवियरिटी यानी कि कितनी सीरियसनेस है, जैसे अभी हमने बात की कि फैटलिटी हो चुकी है या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट केस हो सकती है, तो अगर ऐसे केसेस है तो सिवियरिटी उसकी हायर साइड में है। प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जैसे अभी हमने बताया कि हर साल में अगर 1000 में से 1 पर्सन का ही ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन 30 वर्कर विदाउट गार्डिंग काम कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 2 वर्कर को इंजरी होती है तो ये प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है और उसकी सिवियरिटी कम है।
तो ये डिपेंड्स है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, सीवियरिटी क्या है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे आप रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग रिस्क आइडेंटिफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। हर एक इंडस्ट्रीज में हर एक एक्सपर्टाइज के बेसिस पे वो यहाँ पे हो सकता है, और उसके बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स लेने होंगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिस्क है तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग देना जरूरी है, या फिर उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे हायर प्रायोरिटी होगी। जैसे कि हमने फैटलिटीज की केसेस देखी है, तो फैटलिटीज के केसेस पे बेसिस पे आपको कंपलसरी वहां पे करेक्टिव एक्शन इमीडिएट लेनी होगी, इमीडिएट ट्रेनिंग या इमीडिएट जो भी इंस्टॉलेशन करना है। जैसे अभी प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है, तो वहां पे अगर रेलिंग नहीं है तो रेलिंग जरा लगाना जरूरी है, या फिर अगर रेलिंग लगाई है लेकिन उसका हाइट कम है तो आपको आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका हाइट भी बढ़ाना होगा। तो ये इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है जहां पर हाई रिस्क लेवल है, हाई सिवियरिटी लेवल है, और वहां पर अगर प्रोबेबिलिटी भी हायर साइड में तो आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो रिस्क के परसेप्शन होते हैं या डेंजर्स के परसेप्शन होते हैं वो आइडेंटिफाई करने होंगे अलग अलग कैपेसिटीज में। जैसे कि कहीं पे मैक्रो लेवल हो सकते हैं, मेसो लेवल या माइक्रो लेवल भी यहाँ पर परसेप्शन हो सकता है। मैक्रो लेवल यानी कि क्या, जो भी नेचर या इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर्स है उसके बेसिस पे कुछ अगर फैक्टर्स आते हैं तो वो मैक्रो लेवल के हो गए, यानी कि ओवरऑल पे इंपैक्ट हो सकता है। जैसे कि अभी अगर लाइटनिंग वहां पे हो जाती है, यहाँ पे अगर बिजली गिर जाती है तो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट कर सकती है। या फिर वहां पे फ्लड सिचुएशन है, या फिर हेवी रेनफॉल हो चुका है, या फिर वाटर स्कैरसिटी है। तो ये ऐसे मेजर जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम मैक्रो लेवल कह सकते हैं। और जो मेसो लेवल है यानी कि पीयर टू पीयर या फिर कम्युनिटी लेवल के हैं, कि आपके इंडस्ट्री में कुछ सेक्शंस को प्रॉब्लम हो चुका है या फिर प्रॉब्लम हो सकता है, जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या फिर केमिकल की वजह से केमिकल हजार्ड्स हायर लेवल पे है, वो लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये शायद पीयर टू पीयर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कम्युनिटी लेवल पे भी यहाँ पे हाई रिस्क हो सकती है। जैसे कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज और उसके रिलेटेड हजार्ड्स हायर लेवल पे होते हैं, तो वो भी एक मेसो लेवल का यहाँ पे तरीका हो सकता है। या फिर अगर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हमने अभी बात की है कि कोई अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेट है, या फिर नेगेटिव मेंटालिटी में काम कर रहा है, तो वो माइक्रो लेवल का, इंडिविजुअल लेवल का या फिर साइकोलॉजिकल लेवल का परसेप्शन है। तो ये डिपेंड्स है कि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, या फिर कम्युनिटी लेवल पे प्रॉब्लम है, या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ये भी फैक्टर्स आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने होंगे, और उसके बेसिस पे फिर आपको अलग अलग सॉल्यूशंस बताने होंगे। तो जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि अगर आपको ओवरऑल एक्सीडेंट्स रिड्यूस करने हैं, रिस्क रिड्यूस करनी है, हजार्ड्स रिड्यूस करने हैं, तो आपको ओवरऑल सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए आपको अलग अलग फैक्टर स्टडी करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर सेफ्टी परफॉर्मेंस को अगर आपको चेक करना है, इंप्रूव करना है, तो उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की थी, जो है फिजियोलॉजिकल फिटनेस, यानी कि आप मेल है या फीमेल है, आपकी ओवरऑल बॉडी बिल्ड कैसी है, आपका एज क्या है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, आपका पोस्चर रेगुलरली कैसा होता है, आपके क्लोथिंग कैसे होते हैं, आपका न्यूट्रिशन या डाइट कैसा होता है, आपने अलग अलग ट्रेनिंग्स क्या ली है, आपके अलग अलग स्किल्स क्या होते हैं, या फिर आपके जो डिसीजेस है ऑलरेडी अगर यहाँ पे कोई होते हैं बिफोर एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो वो एग्जैक्टली क्या है और उसकी वजह से लिमिटेशंस क्या आते हैं। या फिर आप अलग अलग जो कंडीशंस होती है जैसे कि एनवायरमेंटल हीट लोड, तो वो आप कितना सस्टेन कर पाते हैं, या फिर कोल्ड कंडीशंस भी कितनी सस्टेन कर पाते हैं, या फिर ओवरऑल वर्कलोड जो होता है तो उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये ऐसे अलग अलग यहाँ पे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपकी फिजियोलॉजिकल फिटनेस यहाँ पे तय हो सकती है। तो ये फैक्टर्स आपको स्टडी करने होंगे, और ये फैक्टर्स के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना चाहिए। जैसे कि जिनकी फिजिकल फिटनेस अगर अच्छी होती है तो वो हेवी वर्क कर पाएंगे और वो हेवी वर्क वहां पे दे सकते हैं। अगर जिनका एज ज्यादा है या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको लाइट वेट या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे मोटर स्किल अच्छी है तो आप यहाँ पे मशीन ऑपरेशन से ओरिएंटेड काम कर सकते हैं।
अगर आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल अच्छी है, आपकी डिजाइनिंग स्किल अच्छी है, तो आप डिजाइन में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्किल्स, अलग अलग कैपेबिलिटीज और अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फिटनेस फाइनलाइज कर सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे अलग अलग आपके जो काम है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि सेंसरी मोटर एबिलिटी या फिर परसेप्चुअल गुड एबिलिटी, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, आपकी अलग अलग स्किल्स क्या है, एबिलिटीज क्या है, आपको नॉलेज कितना है, आप कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप कितना एक्यूरेट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आपके इमोशंस का लेवल क्या है, और अगर कोई भी पैच आता है, बैड पैच आता है या फिर ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर इश्यूज आते हैं, फिर भी अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाते हैं और उसके बाद भी आप कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दे पाते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइकोलॉजिकल फैक्टर है और फिटनेस है। तो ये इंडस्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जहां पर अलग अलग सिचुएशंस में उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सेस होती है। तो कुछ लोग छोटी चीजों की वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनकी जो भी कैपेसिटीज या स्किल्स होती है उनको वो भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास स्किल्स या एबिलिटीज कम होगी लेकिन वो निगेटिव एटमॉस्फेयर में भी काम कर जाते हैं। तो ये अलग अलग साइकोलॉजिकल कंडीशंस या साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी आपको हर एक इंडिविजुअल के मालूम होने चाहिए और उसके बेसिस पे फिर आप अलग अलग यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं या फिर उसमें अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप देखेंगे तो स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई फायर हो चुका है या फिर केमिकल लीकेज हो चुका है या फिर और कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसकी वजह से जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है अगर वो लोग वहां पे नहीं आएंगे और वो लोग वहां पे काम नहीं करेंगे तो वो ट्रेनिंग का मतलब ही नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है कि उसको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करते हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब की ट्रेनिंग दी गई है, उसको सब मालूम है, लेकिन वो क्विकली फायर कैच होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स और फैक्टर्स आपको पहले ही स्टडी करने होंगे और उस सिचुएशंस में कौन यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर सकता है और वो पर्सन बाकी लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकता है और उनकी इंप्रूवमेंट क्या कर पाता है, ये भी आपको सोच के अलग अलग ट्रेनिंग्स में उनके एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए। उसके अलावा कुछ फिजिकल सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी वर्कलोड स्ट्रेसेस के बारे में या वर्किंग आवर्स। तो नॉर्मली वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप 12 घंटे की उसको ड्यूटी दे रहे और वो भी कंटिन्यू दे रहे, अगर 2-3 दिन, अगर 3-4 दिन आपने कंटिन्यू उसको 12 घंटे की ड्यूटी दे दी तो ऑब्वियसली ये फिजिकल सिचुएशन फैक्टर्स में ये निगेटिव इंपैक्ट करने वाला है। या फिर आपका जो भी रेगुलर 8 घंटे का काम है वहां पे अगर एर्गोनॉमिक डिजाइन नहीं है, आप अगर कंफर्टेबली वहां पे काम नहीं कर पाते हैं तो भी यहाँ पे आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जो भी आपको टूल्स दिए गए हैं, जो भी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, अगर वो टूल्स अच्छे नहीं है या फिर टेस्टेड नहीं है, कैलिब्रेटेड नहीं या फिर बहुत पुराने तरीके के हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज होगा और यहाँ पे रिस्क लेवल बढ़ेगा और एक्सीडेंट का चांसेस भी बढ़ जाएगा। या फिर कुछ पोल्यूशन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हजार्डस केमिकल्स के फ्यूम्स या वेपर्स यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर कहीं पे स्पिलेज हो रहा है, स्प्लैशेस है या गैसेस है या डस्ट है, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होगा और जिसकी वजह से भी आपका बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो सकता है। उसके अलावा जो वर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, या फिर जो एर्गोनॉमिक फैक्टर्स की अभी हमने बात की कि आपको कंफर्टेबल सीटिंग या वर्किंग स्टेशन जिसको कहा जाता है, तो वर्किंग स्टेशन अगर आपको अच्छे से एर्गोनॉमिकली डिजाइन करके नहीं दिया है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है और आपका बिहेवियर चेंज होकर रिस्क लेवल बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करें, या फिर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पोल्यूशन के इश्यूज हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट, इंजुरीज, डेंजर्स या रिस्क लेवल भी बढ़ सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जैसे अभी हमने बात की
तो कुछ रीजन्स या कुछ एमआईडीसीज ऐसे हैं जहां पर शायद टेम्परेचर नॉर्मली हायर साइड पे होता है, और शायद अगर आपको कम टेम्परेचर पे काम करने की अगर आदत है तो आप वहां पे हाई टेम्परेचर पे काम इजी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा वहां पे अगर सफोकेशन है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसी जगह भी आप कंफर्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से भी आपका यहाँ पे चिड़चिड़ या फिर जो भी आपका बिहेवियर है, इरिटेशन जैसे यहाँ पे, या फिर नॉजिया जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर लाइट की रिक्वायरमेंट हायर साइड में, लेकिन आपको सफिशिएंट लाइट नहीं है, या फिर सनलाइट अवेलेबल नहीं है नेचुरली, या फिर आर्टिफिशियल लाइट्स की भी प्रोविजन नहीं है, या फिर यहाँ पे हायर साइड में नॉइज अवेलेबल है, या फिर वाइब्रेशंस या वाइब्रेटिंग मशीनरीज है, या फिर जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं जैसे कि चेन्नई है, मुंबई है, या गुजरात के कुछ साइड्स हैं जहां पर ह्यूमिडिटी हायर साइड पे होती है। तो अगर आपका ह्यूमिडिटी हायर साइड में और आपको आदत नहीं है, तो यहाँ पर आपका बिहेवियर चेंज होने वाला है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अभी नासिक में रहता हूँ, नासिक के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर मैं मुंबई में रहने लगा हूँ, तो मुंबई की ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर और जो भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर है वहां पर मैं सूट नहीं कर पाता हूँ। तो शायद अगर आप कुछ दिन रहे, कुछ मंथ या कुछ साल अगर आप रह पाते हैं, और उसके बाद में आपका ओवरऑल जो बॉडी है अगर वो सूट करता है, तो आप कंटिन्यू वहां पे काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ पर आप हाइयर ह्यूमिडिटी, हाइयर टेम्परेचर या लेस लाइट या हाइयर नॉइज एरिया में भी आप कंफर्टेबली यहाँ पे काम नहीं कर पाते। तो ये ऐसे अलग अलग सिचुएशन है जहां पर अलग अलग हजार्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपका बिहेवियर चेंज होगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ टू कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन है, या फिर हॉट टेम्परेचर कंडीशंस है, हाई विंड वेलोसिटीज की कंडीशन है, हाई नॉइज एरिया है, या वाइब्रेशंस मशीनरीज है, या फिर डार्कनेस है, या फिर ह्यूमिडिटी हायर साइड में, या फिर रेडियो एक्टिव हजार्ड्स यहाँ पे हो सकती है। तो ये अलग अलग जो सिचुएशंस है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स थे जिस फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे चेक करना है और आपको कंक्लूजन निकालना है कि यहाँ पर आपको चेंजेस क्या करने हैं। आपको साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंज करने हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंज करने हैं, या फिर जो भी आपका काम करने का तरीका है उसमें कुछ रोटेशंस देना है, या फिर चेंज करना है, काम ही चेंज करना है, या फिर आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे फोकस करना है और वहां पर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट वहां पे तैयार करना है। तो जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है, जो भी आपको सॉल्यूशंस देने हैं, वो अलग अलग फीडबैक के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ थियरीज भी है, जैसे कि हमने बताया था कि कुछ लोगों की कैपेसिटीज अच्छी होती है, कैपेबिलिटीज अच्छी होती है, इंटेलिजेंस भी होते हैं, या फिर उनका एजुकेशन भी अच्छा होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, स्किल भी अच्छी होती है, लेकिन वो डीमोटिवेटेड होते हैं। तो ये मोटिवेशन अगर नहीं है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, तो उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो शायद वो बिहेवियर बेसिस पे प्रॉब्लम हो सकता है, शायद वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेड आउटपुट वहां पे नहीं आता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो भी उन्होंने गोल सेट किया है शायद वो वहां पर जो आइडियल गोल सेट किया है वो शायद कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो वहां पर आपको मोटिवेशंस की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को अगर आप मोटिवेट करेंगे, तो उसके यहाँ पर आउटपुट अच्छे आ सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, और ओवरऑल सेफ्टी कल्चर जो है यानी कि एक्सीडेंट रिडक्शन, ये सबसे अच्छा एक आउटपुट आ सकता है। तो उसके लिए आप अलग अलग मोटिवेशंस की थ्योरीज यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, उसके अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, और वो ट्रेनिंग के दौरान आप यहाँ पे अलग अलग मोटिवेशंस की थ्योरी भी वहां पे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाउथॉर्न की स्टडीज है जो बिहेवियर बेसिस पे है, या फिर जो मैस्लोज की या मैकग्रेगर्स की हायरार्की थ्योरी है जो ह्यूमन नीड बेसिस पे है, यानी कि आपके जो नीड्स है उसका सेटिस्फैक्शन होना जरूरी होता है, और उसके बेसिस पे सेफ्टी परफॉर्मेंस डिपेंड होता है, ये मैस्लोज और मैकग्रेगर्स बताते हैं। जो बिहेवियर है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हैवथॉर्न बताते हैं, या फिर जो ईआरजी थ्योरी है यानी कि एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ की थ्योरी भी अलग है।
या फिर जो हाइजीन ओरिएंटेड इश्यूज है, तो अगर आपने हाइजीन अच्छा रखा है या फिर आपने ओवरऑल हाउसकीपिंग अच्छा रखा है, आपने एनवायरनमेंट अच्छा रखा है, तो उसके बेसिस पे भी मोटिवेशन मिल सकता है। तो जैसे अगर आप कुछ मल्टीनेशनल ग्रुप्स के कुछ फार्मास्यूटिकल या फूड इंडस्ट्रीज में देखेंगे, वहां पे ओवरऑल हाइजीन का लेवल एक हायर लेवल पे होता है, तो ऑटोमेटिक वहां पर मोटिवेशन आपको मिल जाता है। तो ये भी हर्सबर्ग की और मायर्स की थ्योरी बताती है। कुछ जगह आपको रिवार्ड्स या अवार्ड्स या इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस के बेसिस पे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसके बेसिस पे भी आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये भी पीटरसन्स की बिहेवियरल मॉडल थ्योरी बताती है। कुछ जगह जैसे हमने बताया कि उनके कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते हैं तो उसकी वजह से भी मोटिवेशन मिल सकता है। ये रूम्स बैलेंस और एक्सपेक्टेशंस थ्योरी बताती है। और यहाँ पे कुछ एक्स वाई थ्योरीज है या फिर गोल सेटिंग्स थ्योरीज भी है। तो जो भी आपका अचीवेबल गोल है, मिनिमम टाइम में अचीव होने वाला है, तो ऐसे ही गोल सेट करने चाहिए। इस हिसाब से भी कुछ अलग थ्योरीज है। तो ये अलग अलग थ्योरीज अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लेके है, लेकिन ओवरऑल कॉमन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर यही है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स है उनका मोटिवेशंस यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पार्ट मैनेजमेंट का भी है, कुछ सुपरवाइजर्स का है और सेफ्टी डिपार्टमेंट्स का भी है। तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ओवरऑल सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए, ये एक ट्रेनिंग देने के बाद, दो ट्रेनिंग देने के बाद, या फिर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद, या फिर कुछ इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन मॉनेटरी पॉलिसीज आपने इंप्लीमेंट कर दी और आपका ओवरऑल सेफ्टी कल्चर डेवलप हो चुका है, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आपको करना होगा। और उसमें से अलग अलग जो भी पर्सन्स है अलग अलग लेवल पे, जैसे सुपरवाइजर लेवल हो सकता है, मैनेजर लेवल हो सकता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट लेवल हो सकता है, और टॉप या मिडिल मैनेजमेंट जो होगा उनका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो अगर आपके एम्प्लॉयज या वर्कर्स को आप इंसिस्ट करते हैं कि आपकी जो भी मोटर एबिलिटीज है, वो मोटर एबिलिटीज आपको डेवलप करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है, आपको जो भी मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको आपको डेवलप करना है, या फिर जो परसेप्शंस की स्टाइल होती है वो परसेप्शंस की राइट स्टाइल आपको अडॉप्ट करनी है, या फिर जहां पर एक्सीडेंट प्रोनेस एरिया हो सकता है वो वहां पे फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट प्रोनेस यहाँ पे होने चाहिए, या फिर जो भी डिसीजेस है उनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, या फिर जहां पर टॉक्सिकेशंस के इश्यूज है वहां पर वो केमिकल हजार्ड्स या फिर टॉक्सिक रिलीजेस वो मिनिमाइज होने चाहिए, या फिर उसका एक्सपोजर कम होना चाहिए। जो भी अप्रोप्रिएट एज होगा, सेक्स होगा, एक्सपीरियंस होगा, वर्क हैबिट्स होगी, और जो भी यहाँ पे अच्छी सेफ्टी प्रैक्टिसेस होगी, इसी को इंसिस्ट करना होगा मैनेजर लेवल से सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर लेवल से यहाँ पे अलग अलग वर्कर्स या एम्प्लॉयज को। कुछ ट्रेनिंग्स भी आप दे सकते हैं, जैसे हमने इंडक्शन ट्रेनिंग की बात की थी, तो इंडक्शन ट्रेनिंग में ही आपको सेफ्टी के कुछ इंस्ट्रक्शन और सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग देना जरूरी होगा, यानी कि फर्स्ट डे से ही उसको सेफ्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे पता चले, और फिर उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हायर साइड पे चले। उसके अलावा कुछ आप ट्रेनिंग्स ऐसे शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कुछ वर्कर्स आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन में या फिर पर्टिकुलर ऑपरेशन ओरिएंटेड ही काम करने वाले हैं, तो उनको अलग अलग उसकी ट्रेनिंग देनी जरूरी होती है। जैसे कि अगर कोई मेंटेनेंस टीम है तो उनको अलग अलग टूल्स और इक्विपमेंट्स जो यूज करने पड़ते हैं, चाहे वो मैकेनिकल मेंटेनेंस हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो, तो उसके बारे में ट्रेनिंग देना जरूरी है, उसके अलग अलग अच्छे तरीके वहां पे सिखाना जरूरी है, जिसकी वजह से वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस और रिस्क लेवल कम हो। कहीं जगह आपको जो वर्क परमिट सिस्टम्स होती है उसके बारे में अच्छी तरह से बताना चाहिए, उसके बेनिफिट्स बताने चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस बताना चाहिए। जहां पर आप केमिकल हैंडल करने वाले हैं तो वहां पर जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स होती है उसका मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका सिग्निफिकेंस आपको वहां पे बताना चाहिए। कई जगह जहां पर साइन या सिंबल्स यूज होते हैं, कहीं पे सिग्नल्स होते हैं, कहीं पे डिस्प्लेज होते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, और जब हम केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या फिर इंटरनल ट्रांसफर करते हैं, लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, तो वहां पर भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए। अगर इनकेस वहां पे फायर कैच होता है तो फायर फाइटिंग कैसे करनी चाहिए, वहां पे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान आपका एग्जैक्टली क्या है
और उसको एक्टिवेट कैसे करना है इसके बारे में भी अलग से ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है कि यहाँ पे एम्प्लॉय का एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पे उसको अलग अलग ट्रेनिंग्स की यहाँ पे जरूरी होगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स के बाद में ही उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और फिर उसके बेसिस पे एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। कई जगह जो भी कंपनीज के सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज है तो उसके कमिटमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, और जो भी अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो वहां पर एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी वहां पे एक्टिवेट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक अगर ओवरऑल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल या फिर जो एम्प्लॉयज लेवल है या फिर वर्कर लेवल है, ये सभी अगर यहाँ पे कंबाइनली काम करेंगे तो बिलोंगिंगनेस या टुगेदरनेस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, और ओवरऑल जो भी सेफ्टी कमेटी का काम है, सेफ्टी सजेशंस अलग अलग या सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट के केसेस है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम एज अ टीम काम करेंगे तो यहाँ पे टीम स्पिरिट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, जो भी कंपटीशन होगा वो हेल्दी कंपटीशन होगा, और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट या जो भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो भी यहाँ पे अच्छे आएंगे। कुछ प्रॉपर अटेंशन की जरूरत भी है, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि जो भी बेसिक नीड्स होती है, स्पेशली हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में जो फैक्ट्री एक्ट में क्लियरली बताया है या फिर फैक्ट्री रूल में भी बताया है, तो जो भी आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, या फिर वॉशिंग फैसिलिटीज, लैट्रिन फैसिलिटीज या वॉशरूम फैसिलिटीज, या फिर रेस्ट रूम फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज। तो ये अलग अलग जो फैसिलिटीज होती है, ये फैसिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपका वर्क स्टेशन होगा उसका एर्गोनॉमिक डिजाइन भी होना चाहिए। जो भी आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी या फिर एसओपीज या फिर पीपीईज की जरूरत होती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये सभी बातें अगर अच्छी होगी तो यहाँ पर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होगा, और आपके ओवरऑल एम्प्लॉयज का बिहेवियर भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हाउसकीपिंग आपको रेगुलर मेंटेन करना है, लाइटिंग यहाँ पे जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उतनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, टेम्परेचर आपको कंफर्टेबल जोन में यानी कि नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मेंटेन करना है। उसके अलावा वहां पर ओवर क्राउडिंग आपको अवॉइड करना है, या फिर जहां पर कुछ मटेरियल्स की या इलेक्ट्रिसिटी या ऐसे कुछ मशीनरीज की भी यहाँ पे फॉल्टी अरेंजमेंट हो सकती है, तो वो फॉल्टी अरेंजमेंट आपको अवॉइड करना है या फिर रिमूव करना है। सफिशिएंट जो एक्सेस के लिए रूट होता है या फिर स्पेस होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। अलग अलग जो टूल्स और इक्विपमेंट्स है वो पर्टिकुलर राइट टूल और वो राइट प्लेस में ही होना चाहिए, और वो राइट इक्विपमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसके लिए भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पर आपको केमिकल के लीकेजेस अवॉइड करने हैं, पोल्यूशन मिनिमाइज करना है, नॉइज या वाइब्रेशन लेवल भी मिनिमाइज रखनी है। अगर ये ओवरऑल इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू आप कर पाते हैं तो ओवरऑल एनवायरनमेंट हेल्दी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। उसके अलावा एक्सेसिव वर्कलोड आपको अवॉइड करना है। जैसे हमने बात की थी कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी अनअवॉइडेबल है तो एक बार आप दे सकते हैं, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार या कंटिन्यूस बेसिस पे अगर उसको 8 घंटे की जगह 12 घंटे का अगर काम देते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा, बिहेवियर होगा वो निगेटिव होने वाला ही या फिर चेंज होने वाला है। या फिर अगर आप ओवर टाइम वर्क करके ले रहे हैं और उसको अगर ओवर टाइम के बेसिस पे जो भी वेजेस होते हैं वो आपको नहीं दे रहे, या फिर जो हॉलीडेज है या फिर जहाँ पे उसको लिव की जरूरत होती है अगर वो भी आप नहीं देते हैं तो वो डिस्टर्ब माइंड से वहां पे काम करने वाला है। तो जहां पर हेवी वर्क है या हाई टेम्परेचर पे काम है, हाई ह्यूमिडिटी पे काम है, या फिर ऐसा कुछ काम है जहां पर रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत होती है तो वहां पर आपको सफिशिएंट रेस्ट इंटरवल्स वहां पे देने चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे फटिग आ सकता है और फटिग की वजह से एक्सीडेंट्स भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कहीं पे आपको जो भी मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होगी वो भी यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी है, और जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स या फ्रस्ट्रेशन या फटिग्स जो होते हैं वो यहाँ पे मिनिमाइज हो सकते हैं। कई जगह जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, तो कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी दी जाती है,
और अलग अलग शिफ्ट में भी हो सकती है, या फिर रेगुलरली शिफ्ट चेंज होते रहते हैं, या फिर उसको कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट ही दी जाती है। तो ये जो अलग अलग एग्जाम्पल्स है ये सब एक्सप्लॉयटेशन वाले एग्जाम्पल्स है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन आपको अवॉइड कर, कई जगह आपसे काम करवा ले जाता है, या फिर आपको विद इन टाइम सैलरीज नहीं दी जाती है, या फिर जो भी आपको वेजेस देने चाहिए या फिर ओवर टाइम का वेजेस एडिशन करना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। तो ये भी अलग एक्सप्लॉयटेशंस के एग्जांपल्स हैं। तो ये सभी बातें जो है, तो ये सुपरवाइजर्स ने ये बिहेवियर, उसके रीजंस, उसके आइडेंटिफिकेशंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में टॉप मैनेजमेंट को ये फीडबैक देने चाहिए। और वहां पर जो भी वर्कर्स को अगर सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के बेसिस पे अगर मोटिवेशन मिलता है तो उनको वो मॉनेटरी बेनिफिट्स अलग अलग देने चाहिए। जैसे कि कुछ इंक्रीमेंट्स के बारे में होता है, कुछ प्रमोशनल पॉलिसीज होती है, कुछ डेजिग्नेशन चेंजेस के बारे में होता है, या फिर वहां पे अगर किसी को फोर्सफुल रिटायरमेंट दी जाती है तो उनको जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स देने चाहिए वो भी वहां पे उनको देने चाहिए, या फिर कंपेंसेशंस भी होते हैं तो वो कंपेंसेशन भी आपको विद इन टाइम और जो भी अप्रोप्रिएट एक्यूरेट जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको मिलने चाहिए। तो ये सभी सुपरवाइजर्स, सेफ्टी डिपार्टमेंट या जो भी मिडिल मैनेजमेंट के पर्सन है ये इन्होंने ऑब्जर्व करने चाहिए और ये ऑब्जर्वेशन उनको टॉप मैनेजमेंट को बतानी चाहिए। तो उसमें कुछ जॉब रोटेशन के बारे में भी हमने बात की थी, या फिर जॉब सिंप्लीफिकेशन या जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए जो ऑलरेडी हर्सबर्ग थ्योरी में बताया है। तो कहीं जगह जॉब होता है, पेमेंट भी होता है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। कहीं जगह जॉब अच्छा होता है, पेमेंट भी होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। और कहीं जगह एक ही पर्सन को बहुत सारा काम दिया जाता है, यानी कि ओवरलोड हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो उसका लैक्यूना है। तो ये अलग अलग जो भी पॉइंट्स होंगे ये आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने चाहिए। कहीं जगह आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे बहुत साल सेम काम करने की वजह से फटीग आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की भी जरूरत होती है। तो बीच में अगर वीकली ऑफ होता है या फिर आपका फर्स्ट शिफ्ट है उसके बाद में भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको रोटेशंस के लिए या फिर जो हम एनवायरनमेंट चेंज के बारे में कहते हैं वो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज देनी चाहिए। जैसे कि कहीं पे आपको म्यूजिक के लिए रूम दिया जाता है, कहीं पे आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दी जाती है, कहीं पे आपको मूवीज देखने के लिए फैसिलिटीज दी जाती है, कहीं पे गार्डन जैसा कुछ एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जाता है और वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो जिसको जो भी अच्छा लगे और जिसकी वजह से उसका ओवरऑल जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव या उसको मोटिवेशन मिलता है, ऐसे अगर कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज अगर आप प्रोवाइड कर पाते हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। मैन मशीन की मैचिंग, ये हमने पहले ही बात की है, जो भी आपको फिजियोलॉजिकल फिटनेस है उसके हिसाब से ही आपको जो भी मशीनरीज है उसके बारे में या फिर उसके रिलेटेड जो भी काम है वो आपको यहाँ पे देना चाहिए। तो जो मशीन ऑपरेटिंग का काम कर सकता है उसको मशीन ऑपरेटिंग का काम देना चाहिए। जिसको मशीन ऑपरेटिंग यानी कि मोटर स्किल्स नहीं है लेकिन रिसर्च स्किल है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उसको वर्कआउट करना चाहिए। जहां पर ये पॉसिबल हो, तो जहां पर ये डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं कि कोई भी सुपरवाइजर या पर्सन ये हमेशा वन साइडेड रूल बताता है और वो दूसरों का कुछ सुनता ही नहीं है, तो ये एक गलत बात है जिसकी वजह से ये मोटिवेशन रिटार्ड हो सकता है और बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी देंगे काम करने के तरीके में या फिर अलग अलग सेक्शंस में, रोटेशंस में, यहाँ पर आप उसको अगर प्यार से समझाएंगे कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ऐसे होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा केयर लेता है, ये हमेशा मुझे एक अच्छी बात कहता है या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, ये आपके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स को मोटिवेशन मिले। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से मोटिवेशन मिले, आपका ओवरऑल बिहेवियर पॉजिटिव हो और मिनिमम एक्सीडेंट्स और इंजुरीज वहां पे होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री में बिहेवियर बेस्ड स्टडीज में ये एक प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है फ्रस्ट्रेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारी कंपनीज में होते हैं, अलग लेवल के होते हैं, जैसे कि कहीं पे जिसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल और कहीं जगह मेंटल।
तो मेंटल जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ज्यादा आज के रेंज में है, और वहां पे जो भी एक्सपेक्टेशंस है या फिर जो हाई फाई गोल्स रखे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम आते हैं। तो उसके भी कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कन्फ्लिक्ट का एग्जैक्टली रीजंस क्या है वो फाइंड आउट करना होगा और एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेना होगा। तो यहाँ पर आपके एटीट्यूड की वजह से कंफ्यूज हो सकता है, जेलसी की वजह से कंफ्लिक्ट हो सकता है, या फिर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है उसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशन से भी झगड़ा हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से भी झगड़ा हो सकता है, पावर मॉनिटरिंग जो हो सकती है, लेबर रिलेशंस या फेवरेटिज्म्स, किसी ग्रुप को फेवर करना है किसी ग्रुप को फेवर नहीं करना है, तो ऐसे भी बिहेवियर की वजह से भी यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट्स अगर आपको रिड्यूस करने हैं तो उसको अलग अलग टूल्स या इक्विपमेंट, सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी क्लोथिंग, पीपीज, वेलफेयर फैसिलिटीज, या हेल्दी कंडीशंस या सेटिस्फैक्टरी एनवायरनमेंट, हेल्दी कल्चर, सेफ कल्चर आपको यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी होगा। तो ये कन्फ्लिक्ट के जो भी रीजंस होते हैं, तो वो रीजंस फाइंड आउट करके उस पर आपको अलग अलग सॉल्यूशंस यहाँ पे देने होंगे। तो उसमें कुछ ट्रेनिंग्स की भी यहाँ पे बात आ सकती है, कुछ फैसिलिटीज की बात आ सकती है, या फिर ओवरऑल जो वर्किंग आवर्स है उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो वर्कर्स का वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन जो फैसिलिटीज की हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट के कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, और यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट के तरीके भी बताए। तो ये एग्जाम्पल से भी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कन्फ्लिक्ट क्यों हो सकता है, उसका रीजंस क्या है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल है कि सुपरवाइजर यानी कि जो भी आपका नेक्स्ट बॉस होगा, वो अगर कहीं पे फेवर कर रहा है एक ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को फेवर नहीं कर रहा है, यानी कि आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको लेबर का जो अनरेस्ट है वो फाइंड आउट करना होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है कि एक ग्रुप को वो फेवर कर रहा है दूसरे ग्रुप को फेवर नहीं कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली डिफरेंस क्यों आ रहा है और उसका रीजन क्या है। तो ये जिस ग्रुप को फेवर कर रहा है ये सही में ग्रुप का ये कैपेबिलिटी है और ये सभी अच्छे काम करते हैं, जो भी बात बताते हैं उसकी वजह से फेवर कर रहा है, या फिर कुछ अलग जो जिसको हम इलीगल कह सकते हैं या अनइथिकल प्रैक्टिस कह सकते हैं उसके बेसिस पे ये फेवर कर रहा है। तो ये अलग अलग रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको पहले मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रीजन क्या है वो रिमूव करना होगा। यहाँ पे जो सुपरवाइजर का जो भी साइड है वो भी आपको यहाँ पे सुनना होगा, और उसका जस्टिफिकेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा, और फिर उसके बेसिस पे सुपरवाइजर्स के बिहेवियर में या फिर वो ग्रुप के बिहेवियर में आपको चेंजेस लाने होंगे ताकि वो कंफ्लिक्ट कम हो जाए या फिर कंफ्लिक्ट ना हो। कई जगह वेज डिफरेंसेस भी आते हैं, जैसे कि सेम पर्सन है, सेम डेट को ज्वाइन हो चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस भी सेम है, टाइप ऑफ प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल भी सेम है, लेकिन उनकी सैलरीज में डिफरेंस है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, और उसके रिलेटेड भी कुछ कंप्लेंट्स आ सकते हैं। तो आपको ये भी यहाँ पे मैनेज करना है कि आपको दोनों से डिस्कस करना होगा, उनसे डायलॉग करना होगा, हर एक का जस्टिफिकेशन लेना होगा, और ये क्यों हो चुका है उसके प्रॉपर रीजन है या इम्प्रॉपर रीजन की वजह से ये ऑलरेडी हो चुका है, या फिर किसी गलती से वजह से ये हो चुका है, टेक्निकल करेक्शंस की जरूरत है, तो वहां पे आपको ये सोल्यूशन निकालना होगा। कई जगह आपको सेटलमेंट्स करना होगा, वर्कर्स के डिले हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ वर्कर स्ट्राइक पे जा सकते हैं या फिर लेबर स्ट्राइक पे जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको सेटलमेंट जो भी आपके वेजेस के बारे में करना है या फिर जॉब प्रोफाइल के बारे में करना है, कंपेंसेशन के बारे में करना है, तो जो भी सेटलमेंट है वो सेटलमेंट के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करना होगा और उसके बेसिस पे जस्टिफिकेशन देना होगा। उसके अलावा कुछ यूनियंस का भी इशू होता है, जैसे कि एक यूनियन ऑलरेडी वहां पे है, दूसरी यूनियन वहां पे आ रही है, और वो दूसरी यूनियन के अलग अलग डिमांड्स है जो पहले यूनियन से मैच नहीं होती है, या फिर कुछ यूनियंस की अलग ही डिमांड है जो शायद टॉप मैनेजमेंट वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, या फिर वो डिमांड ही गलत है। तो ये डिपेंड है कि आपको यूनियन से बात करनी होगी, उनके अलग अलग लीगल एक्शंस के बारे में भी बात करनी होगी। अगर आपने ये डिमांड रिड्यूस नहीं की तो आपके ये एक्शन हो सकती है,
या फिर आपको आपकी ये जो डिमांड है उसमें से हम 50% आपको दे सकते हैं। तो ऐसे जो भी सेटलमेंट्स होंगे तो वो इश्यूज आपको यहाँ पे रिजॉल्व करने होंगे। तो यूनियन के जो भी लीगल इश्यूज होंगे, जो भी अप्रोप्रिएट या राइट डिमांड्स होंगी, वो आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस वर्कर्स के अगेंस्ट हो सकती है, तो वो भी आपको चेक करना है कि वर्कर की एग्जैक्ट रिएक्शन क्या है, उसने वो इम्प्रूव किया है, पॉजिटिव लिया है या फिर वो नेगेटिव में ही है। तो ये एक्चुअली एक्शन क्यों हो गई, डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेने की जरूरत क्यों हो गई, सुपरवाइजर ने इसके पहले उसको वार्निंग दिया था, नोटिस दिया था, या फिर उसको फैसिलिटीज दी थी, या फिर जो भी है, ये दोनों को आपको बात सुननी होगी और उसके बेसिस पे दोनों को यहाँ पे कन्विंस करना होगा। कई जगह कुछ रिएक्शन स्लो होती है या फिर नॉन कोऑपरेटिव रिएक्शंस होती है, तो जिसकी वजह से स्ट्राइक की भी जरूरत यहाँ पे हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है, कंडीशन क्या है, रीजंस फाइंड आउट करना होगा आपको, और ये रीजंस आपको रिमूव करने होंगे, या फिर जो भी बेटर टूल्स है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है, सब प्रैक्टिसेस है, फैसिलिटीज है, अलग अलग कंडीशन से अगर ये प्रोवाइड करने के बाद ये अगर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कोऑपरेशन में अगर चेंज होती है तो ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो या फिर फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही बात की थी कि अगर कोई डिसअपॉइंट होता है या फिर कहीं पे डिफीट होती है या फिर आपको जो भी एक्सपेक्ट होता है वो अगर अचीव नहीं होता है, तो वहां पर उस सिचुएशंस को हम फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। ये फ्रस्ट्रेशंस के अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं, सजेशंस, रिग्रेशन, फिक्सेशन या रेजिग्नेशंस। तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अलग अलग एक्शंस भी ले सकते हैं। तो आपको फ्रस्ट्रेशन का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो पहले फाइंड आउट करना होगा और उसके बेसिस पे फिर आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो फ्रस्ट्रेशंस के भी अलग अलग रिस्पांस हो सकते हैं। एक है एडाप्टिव रिस्पांस और दूसरा है मैल एडाप्टिव रिस्पांस। एडाप्टिव रिस्पांस का मीनिंग है कि आपने ये सिचुएशन जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन जनरेट हुआ है वो एक्सेप्ट कर ली और जो भी आपका गोल है उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। यानी कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना था या फिर ये लेवल मेंटेन करना था, लेकिन अभी ये सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, ये अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने गोल का टारगेट थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया तो उसके बेसिस पे ये एडॉप्टिव रिस्पांस हो गया। अगर आपका मैल एडप्टिव रिस्पांस है यानी कि आप सुनने को तैयार नहीं है, आपको वो गोल अटेन ही करना है और उसके लिए आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं या फिर दूसरे लोगों को भी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन की जो रिस्पांस स्टाइल है ये मैल एडप्टिव रिस्पांस है। या फिर आपने जो भी गोल अचीव करना चाहते थे वो आपने छोड़ दिया कि मुझे अभी कुछ अचीव नहीं करना है, या फिर मुझे अभी जॉब छोड़ना है, या फिर मुझे ये जो भी वर्क दिया गया ये मुझे टास्क कंप्लीट ही नहीं करनी है, या फिर ऐसे टाइप के मुझे टास्क अभी नहीं करने। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी सुपीरियर आपका नेक्स्ट बॉस होगा उस पे ही आप अटैक करने लगे कि आपने ये थ्योरेटिकल या फिर ये आइडियल केस आपने टारगेट क्यों रखे जिसकी वजह से हम सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अटैक रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर अटैक रिस्पॉन्स हो सकता है, विड्रॉल रिस्पॉन्स हो सकता है, लिमिटेशन रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर सब्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्स भी हो सकता है। यानी कि अगर आप सिचुएशन अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, गोल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं और कंफर्टेबल जोन में काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो मैल एडॉप्टिव रिस्पॉन्स में चला जा सकता है और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग थेरीज जैसे कि यहाँ पे स्कॉट की भी यहाँ पे एक्टिवेशन थ्योरी है, या फिर जो ह्यूमंस के अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स नीड्स होते हैं या फिर स्टिमुलेशंस क्यों होते हैं, या फिर जो वर्क का एनवायरनमेंट या वर्क स्टाइल उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया है और उसके बेसिस पे फिर अलग अलग यहाँ पर सिचुएशंस या फिर कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। जैसे कि कहीं जगह आपको सिर्फ वर्किंग कंडीशंस अगर आपने चेंज कर ली, या फिर आपने टूल्स चेंज कर लिए, या फिर इक्विपमेंट चेंज कर लिए, या फिर पीपीज आपको जो चाहिए वो अगर आपको दे दी गई, या फिर अगर आपको कहीं पे गार्ड्स प्रोवाइड किए गए, या फिर आपको कुछ प्रमोशनल प्रैक्टिसेस आपको प्रोवाइड की गई, या फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसीज यानी कि इंक्रीमेंट्स या डेजिग्नेशंस या प्रमोशंस अगर आपको दिए गए, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं
जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन कम हो सकता है। तो ये सभी जहां पर डिससेटिस्फाइंग फैक्टर होते हैं, अगर उसको सेटिस्फाइंग फैक्टर्स में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया किस तरीके से, तो ये सभी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं और आप कंफर्टेबल लाइफ थ्रू और एंजॉय कर सकते हैं आपके ओवरऑल जॉब को। तो ये डिपेंड्स है कि फ्रस्ट्रेशन का रीजन क्या है, और वो आप एक्सेप्ट करते हैं, सिचुएशन को चेंज करते हैं, गोल आपका चेंज करते हैं, उसके बेसिस पे आपका फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। तो ये कुछ सिचुएशंस है, जैसे कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स इंडिविजुअल के लेवल पे इंक्रीज हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका जो भी जॉब होगा, जॉब प्रोफाइल होगा या फिर मशीनरीज की कंडीशंस होगी, वो चेक करनी होगी कि ये मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको जॉब प्रोफाइल ही गलत दिया है, या फिर जो सराउंडिंग स्पेस है वो कम है, या फिर यहाँ पे लाइट रिक्वायरमेंट जितनी थी उससे यहाँ पे लाइट रिक्वायरमेंट कम दी गई है, या फिर जो भी आपको टूल्स या इक्विपमेंट्स दिए गए हैं वो अगर ठीक नहीं है, या फिर आपके जो इक्विपमेंट या मशीनरीज की जो मेथड या एसओपीज बताई है वो शायद गलत है, या फिर आपका बिहेवियर यहाँ पे गलत है। तो ये अलग अलग यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल पे आपके यहाँ पर एक्सीडेंट का नंबर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको जो भी डिफेक्ट होगा वो रिमूव करना होगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी होगी एर्गोनॉमिक डिजाइन में, या फिर स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में, या फिर करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव एसओपीज, या फिर अगर आपका बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम है तो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट करके साइकोलॉजिकल जो भी चेंजेस करने हैं तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर वर्क क्वांटिटी एक्सेसिव है, यानी कि ओवरलोड है वर्क, तो यहाँ पर आपको कुछ स्टडीज करने होंगे, जहां पर कुछ इश्यूज है वो वर्कआउट करने होंगे और उसके बेसिस पे आपका वर्कलोड मिनिमाइज करना होगा। या फिर अगर आपके यहाँ पे जो टाइम मोशन स्टडी है उसके बेसिस पे भी आप कुछ रिजल्ट्स ला सकते हैं, और जो मशीनरीज है टूल्स है उसका भी जो टाइम है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। कई जगह आपके वर्क क्वालिटी का एक प्रॉब्लम हो सकता है और वहां पे आपको एफर्ट्स की जरूरत होती है, तो उसके बेसिस पे कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन हो या फिर कुछ वर्क मेथड का आइडेंटिफिकेशन हो, मशीन्स का या टूल्स का, और फिर उसके बेसिस पे गुड क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना या फिर अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी उसका एक मैनेजमेंट या टेक्निक हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है फ्रस्ट्रेशन के लिए। तो ये अलग अलग जो फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन है जहां पर इरेगुलर या इनअटेंटिव या रिलेक्टेंट वर्क हो सकता है, तो यहाँ पर आपसे डिस्कस करना होगा कि एग्जैक्टली आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देना होगा, या फिर कहीं पे पेमेंट का इशू है, कहीं पे प्रमोशन का इशू है, कहीं पे आपको अगर परमानेंट काम करना चाहते हैं इतने साल के बाद भी आप एडॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो ये भी इश्यू हो सकता है। तो ये ऐसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आपको निकालने होंगे। कहीं जगह मोनोटोनी होती है, यानी कि एक ही पर्सन एक ही काम, उसका एक्सपर्टाइज और वही हमेशा डिक्टेटरशिप टाइप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर सेम काम सेम तरीके की वजह से कुछ सालों के बाद फटिग भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको वर्क की स्पीड आपको चेक करनी होगी कि अगर फटिग की वजह से आपका स्पीड कम हो रहा है, या फिर ये मोनोटोनी की वजह से, डिक्टेटरशिप की वजह से भी आप यहाँ पे परेशान है और उसकी वजह से भी आपकी ओवरऑल इफिशिएंसी कम हो चुकी है, तो वर्कर से बात करके आपका ओपिनियन लेना होगा, और फिर यहाँ पे जॉब को अगर चेंज करना है, प्लेस को चेंज करना है, डिपार्टमेंट को चेंज करना है, या फिर ओवरऑल एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस लाने हैं, या फिर कुछ मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव्स या कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, इसके बारे में आपको अलग अलग सॉल्यूशन सोचने होंगे और वो सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो ये अलग अलग फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशंस, उसके आइडेंटिफिकेशंस और उसके अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में भी हमने बात की थी। तो यहाँ पर कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, जैसे कहीं पर डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स अलग अलग होने की वजह से भी कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, या फिर अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स की वजह से भी आ सकते हैं, या फिर जो भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स की वजह से साइमल्टेनियस उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स होने के रीजंस क्या है, या फिर पर्सन फ्रस्ट्रेट क्यों होता है उसके रीजंस फाइंड आउट करना, वो इरिटेट क्यों होता है, उसको फटीग क्यों आ रही है, या फिर उसके ओवरऑल एफिशिएंसी कैपेबिलिटीज के हिसाब से कम क्यों हो रही है, इसका भी यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा,
और फिर ओवरऑल बिहेवियर, ओवरऑल कल्चर आपको इंप्रूव करने के लिए सोचना होगा। तो यहाँ पर आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज का बिहेवियर आपको अच्छा रखना है तो आपको एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट रखना होगा, सेफ्टी की जो भी पॉलिसीज है, कमिटमेंट्स है या फिर जो प्रैक्टिसेस है उसके बारे में आपको सोचना होगा, उसको फॉलो करना होगा। और उसके लिए जो भी एम्प्लॉयज को नीड होगी, फैसिलिटीज की हो सकती है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की हो सकती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हो सकती है, कहीं पे मॉनेटरी या फिर जो भी मोटिवेशनल, जहाँ पे इंक्रीमेंट्स या फिर प्रमोशंस या फिर परमानेंट नेचर या फिर जो भी नीड होगी, अगर वहां पे वो होगी और ये आपने अगर सेटिस्फाई कर ली तो ओवरऑल बिहेवियर आपका, ओवरऑल एम्प्लॉयज का, ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी जो बीबीएस यानी कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है उसका एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।